उसोगी पार्ट 8 में आपका स्वागत है। आई नो ये वीडियो काफी लेट है। खैर, इसके बारे में और उसोगी सीरीज के बारे में वीडियो के अंत में डिटेल में बात करेंगे। आज हम कवर करने वाले हैं उसोगी का लेब्रिंथ आर्क, यस, पेपर लेब्रिंथ। तो अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और आई बटन में मिल जाएगा, तो तुम उन्हें जरूर चेकआउट करना, स्पेशली पार्ट 7, क्योंकि इस आर्क की शुरुआत वहीं से हुई थी। तो बिना किसी तरीके चलो शुरू करते हैं। इस आर्क की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने पिछले पार्ट में छोड़ा था, जहां यूकिडे बाकू को गेम के रूल्स बताता है। दूसरी तरफ काजी उस केस के बारे में पढ़ रहा होता है जिसका इल्जाम उस पे लगने वाला है, लेकिन काजी को ये समझ नहीं आता कि नकली एविडेंस कलेक्ट करने में पुलिस इनकी क्यों मदद कर रही है। कियारा फिर उसे बताता है कि जिस बिल्डिंग में वो गेम खेलने के लिए गया था वो बिल्डिंग एक्चुअली में एक पुलिस स्टेशन था। काफी ज्यादा पावरफुल लोग एक्चुअली में इन लोगों को पैसे देते हैं ताकि वो अपना क्राइम दूसरों के ऊपर डलवा सके, और पुलिस भी इस सब में शामिल है। और काजी को भी धीरे धीरे रियलाइज होता है कि कैसे उन लोगों ने उसके खिलाफ एविडेंस बनाए हैं। जैसे कि जब उस औरत ने काजी को अपने नाखूनों से खरोचा था तब उसकी स्किन का सैंपल उसको मिल गया, और वैसे ही वो पुलिस ऑफिसर भी उसके साथ ही मिला हुआ था। फिर सीन दोबारा बाकू पर शिफ्ट होता है, जो कि एक डेट चुनता है बेड पे लगाने के लिए, और कारू उससे उस दिन की स्टोरी पूछता है। बाकू कहता है ये मेरे लिए काफी खास दिन है क्योंकि उस दिन मैंने किसी को मारा था। कारू फिर डरने की एक्टिंग करता है। अरे नहीं, ऐसा है तो मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले करना होगा, रुको मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। बाकू फिर घबराते हुए कहता है, रुक जा भाई, पहले मेरी पूरी बात तो सुन। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि मैंने किसी को जान से मारा था, मुझे उस दिन बस ऐसा फील हुआ, मैंने किसी को सच में नहीं मारा था। कावरू भी फिर एक्टिंग करता है, अरे मैं तो डर ही गया था। वो बाकू को फिर स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए कहता है, पर बाकू रेफरी की तरफ देख के उनसे पूछता है, मुझे ऐसे स्ट्रेंजर्स के सामने अपने बारे में बताने में थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या नाम बताया था तुमने? काकेरू। और वो रेफरी समझ जाता है कि बाकू ये बात छुपाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक्चुअली में एक काकेरू मेंबर है, और वैसे भी अगर लगातार 2 काकेरू मेंबर एक ही गेम में खेलने आएंगे तो कावरू को शक हो सकता है। रेफरी डिसाइड करता है कि वो बाकू के प्लान में दखल नहीं देगा। आखिर उसने काजी के मैच में भी दखल नहीं दी थी, जबकि उसे पता था कि वहाँ क्या चल रहा है। यही एक तरीका है न्यूट्रल रहने का। पर वो मन में सोचता है, ऑल्दो मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ कि आखिर कावरू को सच में बाकू की असलियत के बारे में पता है या नहीं। बाकू फिर अपनी स्टोरी बताता है जहाँ वो एक दिन एक गेम खेल रहा था जिसमें वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन सरप्राइजिंगली उस दिन वो काफी अच्छा खेल रहा था। फिर वो गेम पॉज करके कहीं चला जाता है और इस बीच उसका एक दोस्त हारू वहाँ आता है और उस गेम को आगे खेलता है। बाकू को उस गेम खेलने के बाद एक गैम्बलिंग मैच में भी जाना था। वैसे स्टोरी में बाकू ने और भी कई सारे फालतू के डिटेल्स डाले थे कावरू को परेशान करने के लिए, लेकिन उन्हें मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है। बाकू अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है, लेकिन फिर अचानक से रुक जाता है और रेफरी से पूछता है, वैसे ये मेमोरी वगैरह आप कलेक्ट कैसे करते हो? मान लो उस दिन मैं काफी सारे पैसे हार गया तो उसका क्या होगा? क्या आप उस मेमोरी को भी कलेक्ट करोगे? रेफरी उससे समझाता है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं जिसकी ऑथेंटिसिटी हम पता कर सकते हैं। अगर किसी चीज की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है तो हम उसे कलेक्ट नहीं कर सकते। काकेरू ऑलवेज परफेक्शन की तरफ जाता है, लेकिन हमारी भी कुछ लिमिट्स हैं। बाकू फिर अपनी स्टोरी कंटिन्यू करने लगता है, लेकिन कावरू उसे बीच में ही रोक के उसके आगे की स्टोरी प्रेडिक्ट करता है कि उस दिन वो किसी तरह बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से वो उस गैम्बलिंग गेम में नहीं जा सका और उसके जगह पे उसका दोस्त गया था। पर वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो कभी वापस नहीं आया, और इसी बात का गिल्ट बाकू को है, और इसलिए उसने शुरुआत में कहा था कि उसने किसी का मर्डर किया है, क्योंकि वो उस बात का दोस्त खुद को देता है। पर बाकू इसका कोई जवाब नहीं देता। वैसे कावरू ने यहाँ पे काफी बड़ी फोरशैडोइंग की है। खैर, इसके बारे में हमें काफी आगे के आर्क्स में पता चलेगा। कावरू बाकू से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारा दोस्त था जिसने तुम्हें धोखा दिया। दोस्त ऐसे ही होते हैं। वैसे तुम चिंता मत करो, हमारी सारी मेमोरीज अच्छी नहीं होती, और इसलिए ये मेमोरी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब चलो गेम शुरू करते हैं। वो फिर बाकू को गेम के रूल्स के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी एक ही रिक्वेस्ट है कि पहली बारी उसकी होगी। इसका मतलब कि अगर वो चाहे तो एक ही बार में ये गेम खत्म कर सकता है बिना बाकू की चांस आए, और बाकू उसकी ये रिक्वेस्ट मान जाता है और दोनों अपना अपना लेब्रिंथ ड्रॉ करते हैं। लेकिन इसी बीच में बाकू उठता है और फोटो कॉपियर की तरफ जाता है और कहता है कि हो सकता है मेरे लेब्रिंथ की कॉपी तुम्हारे पास चली गई हो। आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कुछ भी हो सकता है, तो मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, क्या पता तुम चीटिंग कर रहे हो। कावरू फिर गुस्से में कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं चीटिंग कर रहा हूँ? भाड़ में जाए हमारे बीच का ट्रस्ट। ऐसा मैं नॉर्मली कहता, लेकिन इस रूथलेस दुनिया में तुम्हारे जैसे शक करने वाले लोगों की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ। चलो ये गेम हम बिना फोटो कॉपियर का यूज किए खेलेंगे। और वो रेफरी को लेब्रिंथ की कॉपी अपने हाथों से बनाने को कहता है, और वो दोनों मेज बनाना कंटिन्यू करते हैं। बाकू फिर रुकता है और रेफरी से एक पेंसिल मांगता है ताकि वो एक हार्ड मेज बनाने की प्रैक्टिस कर सके। ये काफी इंपॉर्टेंट सीन है, इसे याद रखना। वो दोनों फिर अपना अपना मेज एक कॉपी के अंदर डालते हैं, और कावरू बाकू से कहता है कि मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी, मैंने आज तक जितनों के साथ भी ये गेम खेला है उनमें से तुम सबसे
अलग हो। तुमने मुझसे अपनी काफी पेनफुल स्टोरी शेयर की और तुमने पूरी सिचुएशन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया और इसलिए मुझे लगता है कि तुम 100 मिलियंस डिजर्व करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आसानी से हार जाऊंगा। वैसे अगर तुम्हें याद हो तो उसने ऐसा ही कुछ काजी के मैच में भी किया था। फिर वो रेफरी बाकू की बनाई गई मेज को खोलता है और एक अजीब सी हंसी हंसता है और इसी के साथ ये गेम शुरू होता है और कावड़ू बिना किसी दिक्कत के सारे ऑब्स्टिकल से बच के वो मेज क्लियर कर रहा होता है। बट एंड पर पहुंचने से एक ब्लॉक पहले ही वो एक वॉल हिट कर देता है, जिस वजह से वो काफी हैरान होता है। लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि आखिर वहाँ क्या हुआ। एक्चुअली में वो अपने ओपोनेंट की मेज की कॉपी बना लेता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकू ने यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज किया है, वो पेंसिल जो उसने कुछ टाइम पहले रेफरी से मांगी थी, जिस वजह से वो पेंसिल से बनाई गई वॉल कॉपी नहीं हुई और इसलिए कावड़ू मेज क्लियर नहीं कर पाया। इस बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। फिर बारी होती है बाकू की, जो कि एक ही बार में मेज क्लियर कर देता है। वो बाकू को कांग्रेचुलेट करता है और 100 मिलियन येन देता है और उसे एक और गेम खेलने के लिए कहता है, पर बाकू इसके लिए बिल्कुल मना कर देता है। वो उससे कहता है कि ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट डेट है, तो मैं इसे दोबारा कभी दाव पर नहीं लगाऊंगा और मेरे पास और कोई डेट है नहीं दाव पे लगाने के लिए, तो ठीक है मैं चलता हूँ। कावड़ू कहता है ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, मैंने बहुत मेहनत से ये गेम सेटअप किया है और इसमें मैं बहुत सारे पैसे भी दे रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ अगर तुम वही डेट दोबारा दाव पर नहीं लगाना चाहते, पर कोई और डेट भी दाव पे ना लगाना ये तो थोड़ा अनफेयर है। बाकू भी थोड़ा भाव खा रहा होता है। कावड़ू उससे कहता है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम ये सब रिग्रेट ना करो और अगर तुम ये सब नाटक कर रहे हो ताकि मैं डेट्स की प्राइस बढ़ा दूं तो तुम्हारी ये बेकार कोशिश है। ये रूल मैंने खुद के लिए बनाया है एंड रूल्स मस्ट बी ओबेड। रेफरी को लगता है कि बाकू ये एक्टिंग इसलिए कर रहा है ताकि वो काजी की फ्रीडम भी वापस जीत सके, बट बाकू ने अभी तक जितने पैसे जीते हैं वो इतने ज्यादा नहीं है कि कावड़ू उससे परेशान होगा। बाकू फिर दोबारा एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे रुको मुझे एक डेट याद आया जिसे मैं बेट पे लगा सकता हूँ, अप्रैल 9, 2001, चलो इस पे बेट करते हैं। वो दोनों फिर डिसाइड करते हैं कि अब बस सिर्फ 2 और गेम्स होंगे और बाकू भी इसके लिए मान जाता है और वो दोनों गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं और अपने मन में कह रहे होते हैं, मुझे यहाँ पे रोकना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है काकेरू के लीडर किरुमा सुइची पर, जो कि काकेरू को एक रेफरी के साथ गोल्फ खेल रहा होता है। इस रेफरी को टाइटल मिला है द जज का, जिसे एक कॉल आता है। फिर सीन वापस बाकू पर आता है, जो कि वॉशरूम से वापस आता है और अपनी कहानी शुरू करता है, जहाँ एक दिन वो योगा कर रहा था और अचानक से उसे काफी अच्छा लगने लगता है। कावड़ू इससे कहता है कि ये काफी ऑर्डिनरी स्टोरी है, पर चलो ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, हमारी जिंदगी का हर दिन आखिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। फिर दोनों अपना मेज बनाना शुरू करते हैं। कावड़ू इस बार कहता है कि इस बार वो भी पेंसिल यूज करेगा और बाकू भी कहता है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, मुझे वैसे भी एक बार आदत पड़ चुकी है, मुझे दोबारा पेंसिल की जरूरत नहीं है। और इसके बाद दोनों गेम शुरू करते हैं, जहाँ फर्स्ट चांस बाकू की होती है, जो कि काफी अच्छा खेल रहा होता है, पर फिर वो एक वॉल हिट कर देता है। और अब बारी कावड़ू की है, जो कि हर बार अपना रूट बताने से पहले बाकू को उसके मूव के बारे में बताता है और बाकू का रिएक्शन के बेसिस पे अपनी चाल चल रहा होता है, पर एक टाइम बाद वो भी वॉल हिट कर देता है और फिर दोबारा बाकू की चांस होती है, जो कि अपनी पहली ही बारी में वॉल हिट कर देता है। फिर चांस दोबारा कावड़ू की होती है, जो कि बाकू से पूछता है कि C3 जो कि गोल है, क्या उसे डायरेक्ट उस पर जाना चाहिए। बाकू कहता है कि नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। कावड़ू फिर भी उस पे जाता है और वो ये गेम जीत जाता है। वो बाकू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें रीड करना काफी आसान है, लेकिन बाकू अपना कैरामेल खाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। एंड यू नो, जब बाकू अपना कैरेमल खाता है तो इसका क्या मतलब है। बाकू कावड़ू से पूछता है, तो अब बताओ अप्रैल 9, 2001 में मैंने कौन सा क्राइम किया था। और कावड़ू ये सुन के चौंक जाता है, तुम्हें इस गेम के सीक्रेट के बारे में पता चल गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं लोगों का एलिबाई कलेक्ट करता हूँ ताकि मैं उन पे किसी क्राइम का इल्जाम डाल सकूँ। उसके बाद वो वापस अपना नॉर्मल बिहेवियर में आके कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने अच्छी एक्टिंग की। माफ करना बाकूकुन, पर मुझे पहले ही अंदाजा था कि तुम्हें इस गेम के राज के बारे में पता है और मैं भी बस एक्टिंग ही कर रहा था तुम्हारे चाल में फंस जाने की, क्योंकि इस जैसे बेकार की चीजें मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे पहले और भी बहुत सारे लोगों को इस गेम के राज के बारे में पता चल गया, पर मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहते थे इस गेम का राज का यूज करके तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको। जरूर शायद कुछ लोग तुम्हारी बात पर यकीन कर भी ले, लेकिन उससे क्या होगा। हम लोग यहाँ सिर्फ लैब्रिंथ खेल रहे हैं और तुम जो भी कह रहे हो उसे प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। माफ करना बाकूकुन, पर तुम पूरी तरह हार चुके हो। बाकू भी फिर स्टाइल में कहता है, कितनी बुरी बात है, तुम काफी छोटा सोचते हो। मैंने इस गेम के राज के बारे में पता कर लिया, इसका मतलब ये भी है कि मुझे काकेरू के बारे में भी पता है, और सच कहूँ तो मैं भी एक काकेरू मेंबर हूँ। ये सीन वहीं पे कट होता है और हम दोबारा वही सीन देखते हैं जहाँ रेफरी कुदाकोरा ने जज को कॉल किया था, जो कि उससे इस गेम के बारे में बताता है
है। वो जज से पूछता है कि आखिर इस सिचुएशन में उसे क्या करनी चाहिए। अप्रैल 9, 2001 जिस डेट पर उसुगी ने बेट लगाया है वो शुरुआत से ही इसके पीछे था। ये वही गेम है जब वो लेजेंडरी गैम्बलर उसुगी सरपासिंग द लीडर हारा था। इस लेब्रिंथ गेम में हारने के बाद उसने वो सब कुछ इरेज कर दिया जो कि उस दिन हुआ था। जिसका इस गेम में इस्तेमाल हुआ है ये वो नहीं है जो कि ये गेम हारा है, बल्कि वो है जिसने अनजाने में वो डेट जीत लिया। बाकू फिर काओरू को टॉन्ट मारते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें तुम्हारी याद के लिए एक और बढ़िया मेमोरी मिल गई, द मेमोरी ऑफ माई क्रशिंग डिफीट एट सरपासिंग द लीडर। काओरू घबराते हुए कहता है सरपासिंग द लीडर, और वो रेफरी से पूछता है क्या बाकू सच में एक काकेरू मेंबर है, और वो हाँ में जवाब देता है। वो कहता है क्योंकि मैं भी एक काकेरू मेंबर हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे सरपासिंग द लीडर के बारे में पता है, और जैसा मैं देख रहा हूँ ये बंदा काफी आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। सरपासिंग द लीडर एक ऐसा गैम्बल है जहाँ तुम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हो, और अगर ये बंदा वो गेम हारा था तो ऐसा क्यों है कि ये अभी भी जिंदा है। काडोकुरा अपने मन में कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लीडर से पूछो। लेकिन वो उसे जवाब देता है कि बाकू-सान की लाइफ अभी तक कलेक्ट नहीं की गई है। असल में इस सिचुएशन में हम लीडर के ऑर्डर्स की वेट कर रहे हैं। आखिर ये बेट लीडर और बाकू के बीच में हुई थी। काओरू फिर उस रेफरी पे इल्जाम लगाता है कि उसने बाकू की असलियत नहीं बताई, और न ही ये कि अप्रैल 9, 2001 में बाकू सरपासिंग द लीडर हारा था, और ये सब छुपाने से गेम की फेयरनेस खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात, बाकू के सरपासिंग द लीडर हारने के बाद भी वो जिंदा कैसे है, ये काकेरू के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी है, और दूसरे काकेरू मेंबर्स के साथ ये नाइंसाफी है। तो इसी वक्त उसे बाकू की लाइफ कलेक्ट करनी चाहिए। इस गेम का रिजल्ट काकेरू की नाकामियत से अफेक्टेड है, और इसलिए इस मैच का रिजल्ट नहीं माना जाना चाहिए। और रेफरी भी अपना पूरा एटीट्यूड चेंज करते हुए कहता है ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो। अपनी बेवकूफ़ी और नाकामियत को नजरअंदाज करते हुए तुम सारा इल्जाम काकेरू और मुझ पर डालना चाहते हो। और फिर वो पीछे की तरफ मुड़ के कहता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। और कुडाकुरा के पीछे एक्चुअली में काकेरू का एक मेंबर होता है जो कि उसे टोकने के लिए माफी मांगता है। फिर वो वापस कंटिन्यू करने वाला होता है, लेकिन काओरू बीच में उसे रोक के कहता है नहीं रहने तो मैं समझ गया। लेकिन जो कि इसमें काकेरू के लीडर भी शामिल है तो फिर पता नहीं इसका आगे क्या होगा। फिर सीन वापस पास्ट में जाता है जहाँ वो रेफरी जज से बात कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि नॉर्मली इस सिचुएशन में जहाँ किसी मेंबर की लाइफ कलेक्ट नहीं की गई है उसे किसी भी काकेरू गैम्बल में पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं होता है, और वैसे भी नॉर्मली मेंबर्स की लाइफ ऑन द स्पॉट ही कलेक्ट कर ली जाती है। बट इसके भी दो एक्सेप्शंस हैं। पहला जब किसी प्लेयर की लाइफ कलेक्ट करने का कोई टाइम लिमिट हो, और दूसरी जब लीडर ने लाइफ कलेक्ट करने से मना कर दिया। और ऐसा इस दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन के साथ हुआ है, उसोगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। कायदे से बाकू को अबैंडन बिल्डिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, पर उस समय याकू ने जो डिसीजन लिया वो उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि हर रेफरी अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। खैर मैं इस सिचुएशन में तुम्हें अपना डिसीजन सुनाता हूँ। इस समय जिसकी लाइफ कलेक्ट होनी चाहिए वो है काओरू, और हम काओरू का पूरा बिहेवियर चेंज होते हुए देखते हैं, और वो बहुत ज्यादा ड्रूल कर रहा होता है। उसके बाद हम उसके बचपन का सीन देखते हैं जहाँ वो काफी ज्यादा ड्रूल कर रहा होता है और एक एंट के ग्रुप को देख रहा होता है। उसके डैड उसे पीछे से आवाज देते हैं। वो उनसे अपनी मॉम के बारे में पूछता है, पर उसके डैड उसे कहते हैं कि उनके बारे में भूल जाओ। वो कहता है हमेशा ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें कुछ एंट्स को एलिमिनेट कर देना चाहिए जो अपने रास्ते से भटक गए हैं। मेरा यही काम है, मैं भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाता हूँ। जब तक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है सारे गुनाह माफ हो सकते हैं। तुम भी कभी मेरी ही तरह ऑर्डर मेंटेन करोगे। और हम काओरू को देखते हैं जो कि एंट के ग्रुप में से एक एंट जो कि ग्रुप से दूर जा रहा था उसे मार देता है। फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने काजी को इस बिल्डिंग तक लाया था, जो कि काओरू और उसके डैड को देख रहा होता है। हमें इससे पता चलता है कि काओरू के फादर ने भी अपनी वाइफ पर किसी और का किया गया इल्जाम लगाया, और इस वजह से वो अब जेल में है। और इसी ऑर्डर मेंटेन करने में काओरू के फादर भी खत्म हो गए। काओरू एक काफी दिलचस्प लड़का है, उसके पास कोई इमोशन नहीं है, वो बस ऑर्डर मेंटेन करने से ऑब्सेस्ड है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। और अपने नींद से जागने के बाद उसने ये लैबिरिंथ गेम बनाया ताकि वो ऑर्डर मेंटेन कर सके। फिर हम एक और सीन देखते हैं जब बाकू और मार्को ने पहले उस पुलिस वाले और उस औरत को पकड़ लिया है जो कि लोगों को फंसाते हैं। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ काओरू बाकू से लास्ट राउंड में सरपासिंग द लीडर वाली डेट बेट पे लगाने को कहता है, और इसके बदले में वो 1 बिलियन येन ऑफर करता है। बाकू उससे कहता है कि उसके पास जितने भी क्लाइंट्स हैं उसे उनकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, साथ में काजी का एलाबाई भी, और साथ में वो सारे पैसे जो कि उसके पास हैं, तभी वो सरपासिंग द लीडर बेट पे लगाएगा। लेकिन काओरू उसे बताता है कि उसके पास खुद भी ये सारी जानकारी नहीं है, उसे बस क्राइम और डेट पता होता है। तो बाकू कहता है ठीक है, तुम मुझे उन पुलिस वालों की इन्फॉर्मेशन दो जो कि इस गेम में तुम्हारे साथ शामिल है। और थोड़ी बहस करने के बाद वो दोनों इसके लिए राजी हो जाते हैं और थर्ड राउंड शुरू होता है। उसके बाद सीन वापस लीडर पर शिफ्ट होता है जो कि जज के साथ गोल्फ खेल रहा होता है, और यहाँ हम पहली बार उसका फेस देखते हैं। वो लोग भूल जाने के बारे में बात कर रहे होते हैं, और लीडर का मानना है कि भूल जाना एक
वरदान है। ये लाइन भी याद रखना आगे के पार्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ बाड़ी यूकेडी की होती है और कादोकुरा उसकी ट्रिक के बारे में सोच रहा होता है कि एक्चुअली में वो अपने लेब्रिंथ को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देता है और जब एक कॉपी के अंदर दोनों के लेब्रिंथ साथ में आते हैं तो सामने वाले के अपोनेंट के लेब्रिंथ उसके पेज पे कॉपी हो जाती है। और ये पेपर भी स्पेशल यूज करता है जो कि ऑयल बेस्ड इंक का यूज होने पे अपना कलर चेंज करता है और इसी वजह से वो पहला राउंड हार गया था क्योंकि उस समय बाकू ने मैकेनिकल पेंसिल यूज की थी जो कि उसके लेब्रिंथ में कॉपी नहीं हो पाई और इसी वजह से उसने वॉल हिट कर दी। और प्रिंट अच्छे से हो इसलिए वो नोटबुक बंद करने के बाद सामने वाले अपोनेंट से कुछ देर तक बातचीत करता है ताकि उसका मेज अच्छे से कॉपी हो जाए। और प्रेजेंट में हम धीरे धीरे करके यूकेडे के मेज का एंड तक पहुंचते हुए देख और फाइनल टर्न में वो एक वॉल हिट कर देता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने बॉल कैसे हिट कर दी क्योंकि लेब्रिंथ में कोई भी बॉल होनी ही नहीं चाहिए थी। उसके बाद वो हेलुसिनेट करने लगता है अपने बचपन के रूप को जो कि उसके फादर से पूछ रहा होता है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। फिर हम दोबारा पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ काओरू ने पूरी कोशिश की थी उस भटके हुए एंट को वापस अपने ग्रुप तक मिलाने की, लेकिन ऐसा करने में उसने गलती से उस एंट को मार दिया और वो बुरी तरह रोने लगता है। फिर प्रेजेंट में हम दोबारा उसे रोते हुए देखते हैं। इसके बाद बारी बाकू की होती है जो कि एक ही बार में लेब्रिंथ क्लियर कर देता है और काओरू बाकू की ट्रिक समझ जाता है कि उसने पहले ही पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर दी थी और उसके बाद उसने इरेजर का यूज करके वो लाइन मिटा दी जिस वजह से वो वॉल उसके लेब्रिंथ में प्रिंट नहीं हो पाया। पर अब काफी देर हो चुकी है और बाकू ये राउंड हार चुका है और काओरू भी अपनी हार मान चुका था। फिर बाकू अपनी आइकॉनिक लाइन मारता है यू आर ए लायर। उसके बाद काओरू उस पुलिस वाले के बारे में बताता है जो कि इस सब में शामिल है और जिसके बारे में वो जानता है जो कि इस सब में शामिल है। वो कहता है मुझे सिर्फ एक इंसान के बारे में पता है। एक रात जब मैं अपनी लंबी नींद के बाद उठा था और अपनी सिचुएशन के बारे में सोचकर रो रहा था, उस रात अमाको सीइची जो कि टोक्यो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उसके फादर के पुराने कॉलीग भी थे, उन्होंने उसे उसके फादर का एक लेटर दिया और उसे बताते हैं कि उसके फादर इस लेब्रिंथ गेम में शामिल थे और अपने जाने से पहले उन्होंने यूकेडे को ये गेम आगे कंटिन्यू करने को कहा है। वो बंदा लेकिन काओरू को इस गेम को कंटिन्यू करने से मना कर रहा होता है, लेकिन काओरू अपने फादर की विश पूरी करना चाहता है और इसलिए वो ये गेम कंटिन्यू करने के लिए मान जाता है और इसी के साथ ये गेम खत्म होता है। और अब बारी होती है काओरू की लाइफ कलेक्ट करने की। कादोकुरा उसे अपने हाथों से खत्म करने के लिए आगे जाता है और बाकू इसी बीच कहता है काओरू लगभग ऑलरेडी खत्म हो चुका है और हम देखते हैं उस अनकॉन्शियस होते हुए और वो खुद को अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ इमेजिन कर रहा होता है। और तभी हम दरवाजे से दो लोगों को एंटर करते हुए देखते हैं। इसमें से एक वही बंदा है जिसने काओरू के फादर का लेटर उसे दिया था, अमाको सीइची। वो बताता है कि फर्स्ट राउंड में हारने के बाद काओरू ने उसे कॉल किया था और उस समय उसे ये सुन के काफी खुशी हुई थी कि अब शायद यूकेडे इस गेम से आजाद हो सकता है, लेकिन वो फिर भी आगे खेलना चाहता था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना और अब देखो ये क्या हो गया। बाकू से कहता है वेल क्योंकि तुम पहले से यहाँ नहीं थे तो बेहतर होगा कि तुम कुछ ना ही कहो। वैसे जब ये बात मैंने कह ही दी है तो एक और बात है, जब से तुम दोनों यहाँ आए हो इस रूम में कुछ अलग सी चिल आ गई है जैसे घटिया लोगों से आती है। वो उससे कहता है क्या, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। बाकू कहता है चलो तुम अभी अपनी घटिया एक्टिंग बंद कर सकते हो क्योंकि मैंने लेब्रिंथ के वॉच डॉग को हरा दिया है और ये सारे पैसे जीत लिए हैं। तुम यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो। ये गेम खत्म होने से पहले ही तुम यहाँ आ चुके थे और सिचुएशन कैसी है ये देख रहे थे। तुम ये देख रहे थे कि क्या तुम वाकई में मुझे एक ही बार में खत्म कर सकते हो और क्या रेफरीज इसमें इंटरफेयर करेंगे कि नहीं, और इसलिए तुमने हम पे हमला नहीं किया क्योंकि तुम्हें शक था कि अगर काकेरू रेफरी भी इन्वॉल्व हो गए तो शायद तुम अपना काम खत्म नहीं कर पाओगे। और वैसे भी तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक काकेरू मेंबर हूँ, जबकि इसके बारे में काओरू को खुद भी सेकंड राउंड के बाद पता चला था, लेकिन उसने तुम्हें कॉल तो फर्स्ट राउंड के बाद ही कर दिया था। और अमाको के साथ जो बंदा है वो कहता है तो इससे क्या हो गया कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें हमसे बचाने वाला है। और तभी वहाँ कादोकुरा के साथियों में से एक बंदा अपना मास्क हटाता है। ये वही बंदा है जिसने कुछ टाइम पहले उसे काओरू से बात करते हुए रोका था और वो बंदा मार्को होता है। और वो लोग भी पहचान जाते हैं कि ये है डेविल ऑफ द अबैंडन्ड बिल्डिंग रोडेमो। अमोका ये सब रोकते हुए कहता है बाकू-कुन तुमने मुझे हरा दिया, यहाँ जीत तुम्हारी हुई है। लेकिन साइड से काओरू उसका हाथ पकड़ता है लेकिन वो काओरू के चेयर पर लात मारकर उसे कुर्सी से गिरा देता है। बाकू कहता है इससे मुझे याद आया, ये गेम हारने के बाद काओरू ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और अपनी मेमोरी मेरे साथ शेयर की थी जो कि अब मेरी हो चुकी है और ऐसा करने से वो अपने कर्ज से आजाद हो चुका है जो कर्ज तुमने उस पर डाला था। तुमने अब तक उसे धोखा दिया और क्योंकि अब उसकी मेमोरी मेरी है तो इसका मतलब है तुमने मुझे धोखा दिया। तो अगर तुम अपने पैसे और अपनी लाइफ बचाना चाहते हो तो चलो एक काकेरू गेम खेलते हैं। और इसी के साथ ही ये आर्क खत्म होता है। ये आर्क काफी इंटरटेनिंग थे और इतनी ज्यादा डिटेल थे कि इसमें से काफी कुछ मुझे हटाना पड़ा। खैर नेक्स्ट आर्क इससे भी ज्यादा बवाल होने वाला है क्योंकि वहाँ बाकू और मार्को रियल लेब्रिंथ में जाएंगे। नेक्स्ट आर्क बहुत ही एक्शन पैक्ड और माइंड गेम से भरा होगा और बाकू अपने प्लान्स कितने पहले से एस्टैब्लिश कर देता है तुम्हें इसके बारे में भी झलक मिलेगी। यस, क्योंकि नेक्स्ट आर्क है मिनोटॉर आर्क। तो अगर तुम उसे मिस नहीं करना चाहते तो कमेंट कर देना उसोगी पार्ट 9 और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और साथ ही में मैं इसके अलावा भी और भी कई सारी मांगास और एनिमे कवर करने वाला हूँ तो उन्हें भी जरूर चेकआउट करना। आई नो उसोगी की वीडियोस लाने में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। एक्चुअली उसोगी की वीडियोस बनाने में मुझे थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है क्योंकि मुझे हर आर्क कम से कम 2 बार पढ़नी पड़ती है
ताकि मुझे गेम्स अच्छे से समझ आए और मैं उन्हें अच्छे से समझा पाऊँ। तो अगर तुम चाहते हो ये सीरीज कंटिन्यू हो तो थोड़ा सपोर्ट दिखाना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। एम करते हैं 30 लाइक्स और 12 कमेंट्स के लिए। ये गोल पूरा होने के बाद नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगी। तो मैं मिलूंगा अगली बार। जय हिंद।